बुलेटिन का आगाज करें। बड़ी और अहम खबर से सराकी अवाम को एक और परेशानी का सामना है। तब्दीली सरकार ने बिजली बम गिरा दिया है। हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट महंगा कर दिया है। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी और अहम फैसला किया गया है। काबीना की जानिब से सराकी अवाम को एक और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तब्दीली सरकार ने एक बार फिर से बिजली बम गरीब अवाम पर गिरा दिया है। हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट महंगा करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने बिजली महंगा करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आवाम एक मरतबा फिर पेट्रोल बम के लिए तैयार हो जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। 16 अक्टूबर से एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा बताया जा रहा है। आपको अपडेट करते चले, आवाम एक मरतबा फिर से पेट्रोल बम के लिए तैयार हो जाएं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? बिल्कुल, ओगरा की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने की तजवीज़ जो है वो दे दी गई है। ₹5.90 की जो है इस बार तजवीज़ दी गई है। याद रहे कि पिछले महीने में भी पेट्रोल की कीमत 2 मरतबा जो है वो बढ़ी है और कीमत जो है वो बढ़कर इस वक्त ₹129 है फी लीटर। हमारे जी लोगों से भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, पिछले महीने भी पेट्रोल की कीमत में 2 मरतबा इजाफा हुआ है, अब फिर से ₹5 की तजवीज़ जो है वो ओगरा ने कर दी है। डीजल की कीमत में ₹9 की जो है तजवीज़ की है, क्या कहना चाहिए? रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है। बजट से पहले ही मिनी बजट आ जाता है और रोजाना ही महंगाई हो रही है। रोजाना के तौर पे अगर पिछली बार इन्होंने ₹3 कम किए थे पेट्रोल के, अब ₹5.5 ज्यादा कर दिए हैं। तो ये हमारे लिए ये तो मसला महंगाई बना हुआ है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो नज़र आ रही है। ये याद रहे कि पिछले महीने में भी पेट्रोल की कीमत में 2 मरतबा जो है वो इजाफा हुआ था। कीमत बढ़कर ₹129 हो गई थी। मजीद इस महीने अभी 15 तारीख के बाद से ही जो है मजीद ₹5.90 की जो है वो तजवीज़ दे दी गई है ओगरा की जानिब से, और डीजल में भी ₹9 की जो है वो तजवीज़ दे दी गई है। और ये अभी जल्द ही पता लग जाएगा कीमतों में इजाफे हुकूमत को अरसाल कर दी है। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। महंगाई पे दर पे वार करती जा रही है। अवाम एक मरतबा फिर पेट्रोल बम के लिए तैयार हो जाए। शहरी इस फैसले पर फट पड़े हैं, कहते हैं कि हुकूमत का वक्त अब पूरा हो चुका है। इन्होंने इस टाइम कर दिया है कि इंसान एक नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान के लिए रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। जी, बर्बादी और क्या कह सकते। इस इमरान खान ने ना कहाँ से काम पहुँचा है, अब और मजीद आवाम बेचारे के लिए कहने की क्या रह गई। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया भाईजान। तो इमरान खान ने वादा किया था कि नौजवानों को नौकरियां दूंगा, वो नौजवानों को नौकरियां भी नहीं दी, बेरोजगारी। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। बहावलपुर के शहरी भी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। खान साहब को ख्याल करना चाहिए कि महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा है, वो तो अपने महलात में बैठे हैं, हमारी आवाम का कुछ नहीं सोच रहे। आवाम पिस रही है महंगाई की चक्की में, और उनको खुद चक्की का ही पता नहीं है कि महंगाई की चक्की है क्या चीज़। वो तो महलात में बैठे हैं, बैठे रहेंगे, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। गरीब आवाम का इसने क्या करना, जुल्म ही हो रहा है गरीब आवाम का, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, बस ये बहरहाल गरीब तो सिर्फ पिस ही रहा है बस, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसके साथ जुल्म हो रहा है। वैसे बहरहाल ये हुकूमत नाजायज़ है। ये तो मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान को हुकूमत छोड़नी चाहिए, क्योंकि आए दिन रोज़ जो है ना, आज भी मेरा मकान बन रहा है तो सीमेंट का थैला भी जो है ना आज ₹30 ऊपर हो गया है। अभी पता कर गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। अब जो है ना इसका भी पेट्रोल तो यही है, फिर आवाम पैदल ही चलेगी। पैदल चले तो फिर इसका जो है ना समझ किराया आपने जाने। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गोशवारे जमा करवा दें, अब तारीख नहीं बढ़ेगी। आरटीओ मुल्तान ने वाज़ेह कर दिया, टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी दिन है। फाइलर्स के पास रात 12 बजे तक का वक्त है। आरटीओ ऑफिस मुल्तान में गोशवारे जमा कराने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। सिस्टम पर बोझ पड़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل FBR میں آج گوشوارے جمع کرانے کی دوسری مرتبہ دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے اور 15 اکتوبر تک یہ ڈیڈ لائن تھی، جس کے حوالے سے آج بھی ایک بڑی تعداد فائلرز کی یہاں پر آ کر اپنے گوشوارے جمع کرا رہے ہیں۔ 4.5 لاکھ سے زائد فائلر 1,24,000 سے 50,000 یعنی کہ 1.5 لاکھ تک گوشوارے جمع ہو سکے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ مختار صاحب موجود ہیں جو کہ ترجمان ہیں RTO آفس ملتان کے۔ مختار صاحب، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آگے ایکسٹینڈ کریں گے ڈیٹ، کیونکہ ایک بڑی تعداد ابھی موجود ہے؟ ظاہر ہے اگر گوشواروں کی تعداد دیکھی جائے تو ابھی تک تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے گوشوارے فائل کرنی ہیں۔ تاہم لگتا تو یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اپنے ٹارگٹس وغیرہ اچیو کرنے ہیں اور ریونیو کو پراپر حصول کرنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ ٹائم دینا تو پڑے گا گورنمنٹ کو۔ تو لگتا ہے آج تک 12 بجے تک دوبارہ سے پھر مزید ٹائم مل سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ رات 12 بجے تک تو ہے۔ اگر رات 12 بجے تک اگر ان کی گورنمنٹ کی جو ہے نا ٹارگٹس اگر نہیں ہوتے تو لا محالہ گورنمنٹ اس میں ایکسٹینشن دینے کے لیے جو نا دینی پڑے گی گورنمنٹ کی۔ ٹھیک ہے جی، غور کی جا سکتی ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد ابھی بھی صرف ملتان ریجن میں جو کہ فائلرز کی ہے وہ ابھی تک یہاں پر نہیں آئی، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت 4 گنا زیادہ گوشوارے اس بار انکم ٹیکس یا FBR کی جانب سے جمع کیے گئے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے ایسا ماننا ہے FBR کا، جن کو ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ محسن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ موٹر وے اور ہائی وے سے ملحقہ کمرشل یونٹس ہو جائیں تیار، ملتان ایکسائز کا گرینڈ ریکوری کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان نے انڈیا دے دیا 11 کروڑ 30 لاکھ ریکوری کا ہدف، کہا کہ کمرشل یونٹس کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا۔ مزید بات کریں گے بلال نیازی سے۔ بلال، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ ایکسائز ملتان کی جانب سے جو ہائی وے کے متصل ایریاز ہیں، کمرشل ایریاز ہیں، وہاں پر جو سروے تھا اس کو مکمل کیا گیا۔ اس حوالے سے وہاں پر جو دکانیں تھیں، اس کے علاوہ دیگر پراپرٹی کے حوالے سے یونٹ سے وہاں پر جو نوٹسز ہیں ان کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن موجود ہیں۔ جی بالکل، جیسے پراپرٹی ٹیکس پہلے شہری حدود کے اندر تھا، اب ہم شہری حدود سے باہر نکل کے جو مین ہائی ویز اور موٹر ویز ہیں جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز زیادہ ہے ان کے ہم نے کلسٹر بنائے ہیں، وہاں پہ ہم نے پراپرٹی ٹیکس نافذ کر دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارا سروے پچھلے سال مکمل ہو گیا تھا۔ ہم نے تمام جو مالکان ہیں ان سے اعتراضات وغیرہ بھی وصول کیے تھے اور جن کی کوئی اپیلیں پینڈنگ ہیں وہ ان کی بھی ہم سماعت کر رہے ہیں، اور وہ جو ہمارا رجسٹر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم نے ان کی بلنگ شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ملتان ڈویژن کو 113 ملین کا ٹارگٹ دیا گیا ہے موجودہ مالی سال میں، اور اس کی جو ریکوری ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ جی بالکل، سوال سے ڈائریکٹر ایکسائز کا یہ کہنا ہے کہ سروے مکمل کیا گیا تھا، اعتراضات بھی دور کیے جا رہے ہیں اور تقریباً جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے اب جو نوٹسز ہیں ٹیکس کی ریکوری کے لیے وہ اب دینے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس سوال سے یہی کہا جا رہا ہے کہ 31 اکتوبر تک جو صارفین ٹیکس جمع کرائیں گے ان کو ہوگا۔ بہرحال آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بات کریں گے گزشتہ روز آنے والے انٹرنیٹ آج کے حوالے سے۔ انٹرمیڈیٹ کے طلبہ پر نمبروں کی بارش کر دی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب میں طلبہ کی موجیں لگ چکی ہیں۔ 1100 میں سے 1100 نمبرز حاصل کیے۔ ملتان بورڈ میں کے 86 طلبہ نے 100% نمبرز حاصل کیے ہیں۔ بہاولپور ڈویژن میں بھی کسی سے کم نہ رہا، جبکہ 12 طلبہ نے 100% نمبروں کا ہدف حاصل کر لیا۔ سب کی نظریں اب میٹرک نتائج پر ہیں۔ میٹرک کے طلبہ نے بھی ایجوکیشن بورڈ سے امیدیں وابستہ کر دی۔ کتنے طلبہ 100% نمبر حاصل کر سکیں گے اس کا فیصلہ کل شام کو ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلے انٹرمیڈیٹ کے طلبہ پر نمبروں کی بارش کر دی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب میں طلبہ کی موجیں لگ چکی ہیں۔ 1100 میں سے 1100 نمبرز حاصل کیے گئے ہیں۔ ملتان بورڈ میں 1000 سے زائد نمبر 7265 طالب علموں نے حاصل کیے۔ 48 طلبہ و طالبات نے 1100 میں سے 1100 نمبرز حاصل کیے۔ پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں اکرام احمد غوری، عبداللہ حسن، حسنین نعیم اور علیز خان شامل ہیں۔ مزید بات کریں گے الشفا آصف سے۔ جی الشفا۔ جی بالکل، کل تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا، جس میں سے ملتان ڈویژن میں 48 طلبہ و طالبات ایسے تھے جنہوں نے پورے نمبر حاصل کیے، اور ملتان سے تعلق رکھنے والے 4 طالب علم ایسے ہیں نشاط کالج آف سائنس کے ہیں جنہوں نے پورے نمبر لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی، انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ اس کے بعد میرے والدین، میرے اساتذہ، یہ نشاط انسٹیٹیوٹ جہاں سے بچپن سے جنہوں نے ہمیں اس طرح پالش کیا، اس مقام تک پہنچایا،
اور آگے کا یہی پلان ہے، انشاءاللہ MBBS کا ہی پلان ہے، ڈاکٹر بنیں گے۔ اچھا میم، آپ بتائیے گا، نشاط کالج کی پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہے مس شازیہ، ان 4 بچوں نے پورے مارکس لیے ہیں، آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے اور اداروں کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل یہ بچے ہمارا فخر ہے اور اس کا کریڈٹ میں دوں گی ہماری چیئرپرسن، ہمارے ادارے کی روح رواں میڈم نشاط صاحبہ، ہمارے CO سر عالمگیر صاحبہ، جن کی دنوں رات کی محنت ہے، جو کہ باقاعدہ پراپر گائیڈ لائنس دے رہے ہیں ہمیں ڈیلی بیسس پر جو ہے ہمیں انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور ہم ان بچوں کو ایک بہتر مستقبل کے لیے ان کو جو ہے تیار کر رہے ہیں اور پراپر گائیڈ لائن کے ساتھ پراپر ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے ہمارا، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں؟ آپ نے بھی ڈاکٹر بننا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، اس کے بعد یہ میرے والدین، رشتہ دار، اساتذہ، ان سب کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں، اور میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر بننا ہے، MBBS کرنا ہے اور آگے پھر اسپیشلائزیشن وغیرہ۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ، جب کل آپ کو رزلٹ پتہ چلا تو کیسا محسوس ہوا؟ ایک دم پورے مارکس کیسے لگا؟ جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے نمبر دیے ہیں، اور باقی ایکسپیکٹیشنز تو نہیں تھیں، جب اچانک پتہ چلا تو کافی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے نمبر مانگے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہی نمبر دے دیے، تو کافی اچھا لگا تھا۔ اچھا اسٹریٹجی کیا تھی؟ آپ مجھے بتاؤ کہ پورے نمبر آئے ہیں، جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں کس طرح تیاری کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ دن دکھایا۔ دوسری بات یہ کہ میری FSC میں صرف ایک اسٹریٹجی تھی، میرا کوئی MCQ غلط نہ ہو اور فزکس کی نیومیریکل سے پریزنٹیشن صحیح ہو، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ جی بالکل، یقیناً یہ چاروں بچے جو ہیں ملتان شہر کا فخر ہیں اور دوسرے طالب علموں کے لیے ایک مثال بھی ہیں۔ جس طرح کر رہی تھیں، بہت آپ کا اپڈیٹ کیا۔ لودھرا میں طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری، گورنمنٹ گریجویٹ کالج لودھرا میں BS کلاسز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ BS انگلش، BS اکنامکس اور BS اردو میں کلاسز کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، BS انگلش، BS اکنامکس اور BS اردو میں کلاسز کا اجرا کیا گیا ہے۔ VCBZU یونیورسٹی ملتان نے BS کلاسز سے الحاق کی منظوری بھی دے دی ہے۔ بات کریں گے ملتان میں ڈینگی کے حوالے سے۔ ملتان میں ڈینگی کے ڈنک تیز ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 12 شہریوں میں ڈینگی کی تصدیق پائی گئی ہے۔ نشتر اسپتال ملتان میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 34 ہو چکی ہے۔ 5 مریضوں کو صحت یاب ہونے کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ آپ کو دیکھ کر دیکھ ملتان میں ڈینگی کے مریض روز بروز بڑھنے لگے ہیں۔ نشتر اسپتال میں ڈینگی وارڈ میں 34 مریض زیر علاج ہیں۔ 33 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 نئے مریض داخل ہوئے ہیں۔ شہری اولیا کے باسیوں کی بے احتیاطی کے باعث گیسٹرو تیزی سے پھیلنے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 247 مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈاکٹرز نے شہریوں سے کھانے پینے میں احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ ملتان کے شہریوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا۔ بچوں بڑوں کی بڑی تعداد گیسٹرو کا شکار ہو کر ہسپتالوں میں جا پہنچے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 247 مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر اسپتال میں 61، چلڈرن کمپلیکس میں 99 مریض داخل ہوئے، جبکہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں 47 مریض لائے گئے ہیں، جبکہ ٹاؤنز اسپتالوں میں گیسٹرو کے 40 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایسے میں ڈاکٹرز نے شہریوں کو کھانے پینے میں احتیاط کی ہدایت کی ہے۔ اور اب بات کریں گے عالمی وبا کے حوالے سے۔ جنوبی پنجاب کی عوام کورونا کو پچھاڑنے لگی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے صرف 47 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملتان میں 21 افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ رحیم یار خان میں کورونا کے 8 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وہاڑی میں 5، مظفر گڑھ میں 4 کورونا کیسز سامنے آئے۔ خانے وال، میاں والی اور بہاولپور میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملتان میں مثبت شرح 1.6% ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، جنوبی پنجاب کے عوام کورونا کو پچھاڑنے لگی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے صرف 47 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ملتان میں 21 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ رحیم یار خان میں کورونا کے 8 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وہاڑی میں 5، مظفر گڑھ 4 کورونا کیسز سامنے آئے ہیں۔ خانے وال، میاں والی اور بہاولپور میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ادھر رحیم یار خان کے شیخ زیدہ اسپتال میں بریسٹ کینسر آگاہی واک کی گئی۔ واک کا اہتمام شیخ زیدہ اسپتال اور چغتائی لیب نے کیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف آصم صدیق سے۔ جی آصم۔ شیخ زیدہ ہاسپٹل میں بریسٹ کینسر سے بچاؤ سے آگاہی دینے کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت پرنسپل شیخ زیدہ میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد نے کی۔ ڈاکٹر صاحب، بریسٹ کینسر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس میں
हमारी बहनों को आगाही होनी चाहिए कि उन्होंने अपना एग्जामिनेशन किस तरह करना है, और किसी भी गिल्टी के महसूस होने की सूरत में फौरी तौर पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करना। उसमें हमारे पास मैमोग्राफी का एक ख़ास तरह का एक्सरे होता है जिससे स्क्रीनिंग हो जाती है, उसमें कैल्सिफिकेशन वगैरह देख के, तो अर्ली स्टेज पे हम किसी मशकूक गिल्टी का मैमोग्राफी करके या FNAC करके एक नीडल के ज़रिए सिर्फ उसके सेल्स को चेक करके हम उसका डेफिनेटिव इलाज कर सकते हैं। और जितना अर्ली इसको पिकअप कर लिया जाए इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और जिस तरह अभी डॉक्टर नौरीन फरमा रही थी कि ना सिर्फ ये कि वो जो है बीमारी की पेचीदगियों से बचा जा सकता है, ब्रेस्ट को भी बचाया जा सकता है, निस्वानियत को, और उसमें जो है अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है उसमें। बिल्कुल, जो अगर अर्ली स्टेज पर इसकी तशखीस हो जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान में जाली और बोगस चेक देकर शहरियों से फ्रॉड करने का रुझान बढ़ने लगा। गुज़श्ता 4 माह के दौरान बोगस चेक देकर शहरियों से करोड़ों रुपए के फ्रॉड की तफसील रोही ने हासिल कर ली है। बोगस चेक के जरिए किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, जानते हैं अपने नुमाइंदे माहर इमरान से। माहर बताएगा क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके पास। जी बिल्कुल बात करेंगे जाली और बोगस चेक देने के हवाले से कि इनके जो वाक़यात हैं वो रोज़मर्रा जो है वो बढ़ रही हैं। और मुल्तान की मुख्तलिफ अगर थानों की बात करें तो सितंबर में बोगस चेक देने के जो 1 माह में वाक़यात वो मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए, उनकी तादाद 86 है। इसी तरह अगस्त में 62 और जुलाई में 64 और जून में 76 जो मुकदमात हैं वो दर्ज हुए लेन देन के मामले और दीगर मामलात में, जब एक पार्टी दूसरी कैन को चेक दे देती है और बाद में पता चलता है कि वो बोगस निकला है। इस तरह से फ्रॉड होता है। हमारे साथ कानून दान नादिर मिराली साहब मौजूद हैं। 489F जो है वो चेक की बाबत वो एक चलती फिरती FIR है। कारोबारी हल्के हों या आवाम हो या कोई भी किसी भी माशरे से रिलेटेड कोई भी आदमी हो, वो एक तो चेक किसी के हवाले ना करे, क्योंकि चेक जब कोई भी उठा लेता है वो अपने साइन फिल करके FIR हो जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक एविडेंस होता है और इस पर फौरन FIR वो दे देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ करते करते आदमी वैसे ही निडाल हो जाता है। बिल्कुल, इस हवाले से जो एहतियाती तदबीर हैं, आप एफिडेविट बनवाएं, साथ ही उस चेक की बाबत नंबर लिखें। इस मकसद के लिए दे रहे हैं ताकि जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं वो कम हों, मुकदमात का अंदराज कम हो, क्योंकि जो जब चेक दिए जाता है वो किसी और मकसद के लिए, और जब अदालतों में और थानों में वो दूसरी पार्टी पहुंचाती है तो वो अपने ही मकासद वहाँ पर आपने अपडेट किया। FIA साइबर क्राइम की बहावलपुर में कार्रवाई। फैमिली को नाजेबा तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि मोबाइल और मवाद बरामद कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम ने बहावलपुर में दौरान कार्रवाई फैमिली को नाजेबा तस्वीर और वीडियो से हरासा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मोहम्मद फारूक से मोबाइल, सिम और नाजेबा मवाद बरामद कर लिया। FIA साइबर क्राइम की बहावलपुर में कार्रवाई फैमिली को नाजेबा तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि मोबाइल और मवाद बरामद कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम ने बहावलपुर में दौरान कार्रवाई फैमिली को नाजेबा तस्वीर और वीडियो से हरासा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मोहम्मद फारूक से मोबाइल, सिम और नाजेबा मवाद बरामद कर लिया गया है। मैपको का राजनपुर की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों कनेक्शन और भारी मकदार में तारें कब्जे में ले ली गई हैं। मजीद बात करेंगे खुर्रम शहजाद भुट्टा से। खुर्रम, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर के इलाका ब्रूसाबाद में, जहाँ पर आज मैपको राजनपुर की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर तारें उतारी गई हैं, मीटर भी कब्जे में लिए गए हैं। इसके साथ साथ जो बिजली चोरी की गई थी वो कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए हैं। इस वक्त इस टीम के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। सर, जानना चाहूँगा तकरीबन कितनी तादाद होगी बिजली चोरी करने वालों की और आगे का लाहे अमल क्या अख्तियार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्शन राजनपुर वापडा और DC साहब की हिदायत पे थाना कोट मिठन की पुलिस के साथ बुरसाबाद में ऑपरेशन किया बिजली चोरी के ख़िलाफ़, जिसमें तकरीबन 35 से 40 बंदे हमारे सामने आए हैं जो बिजली चोरी कर रहे थे। उनके नाम लिख लिए गए हैं, उनकी जो तारें थी जिनके ज़रिए बिजली चोरी हो रही थी वो रिमूव कर ली गई हैं और ये ऑपरेशन इंशाल्लाह इस तरह के जारी रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं।
इंशाल्लाह डीसी साहब की जो हेल्प है थ्रू पुलिस वो भी हमारे साथ होगी। मजीद जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर आप? हम यही कहेंगे कि अब जो है ना उनका आखिरी वक्त शुरू हो चुका है, या वो बिजली चोरी छोड़ेंगे या फिर हवालात की हवा खाएंगे। आज बिल्कुल यकीनी तौर पर ये संगीन किस्म का पैगाम दिया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आपको दिखा सके कि ये मैप्को का व्हीकल है जिसमें जो है तारें कब्जे में ली गई हैं, भारी मिकदार में ये तारें हैं जो कब्जे में ले ली गई हैं, और जो बिजली चोर हैं उनको वाजे तौर पर ये पैगाम दिया जा रहा है। कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं हाई स्कूल का दर्जा तो दे दिया मगर इमारत ना बनाई। लिया में गवर्नमेंट हाई स्कूल 152D अरबाब इख्तियार की तवज्जो का मुंतज़िर है। इमारत की खस्ताहाली ने तलबा की जिंदगी खतरे में डाल दी है। मिडिल पोर्शन के क्लासरूम्स की छतें गिरने का खदशा है। मुतादिद बार की गई शिकायत भी अफसरान को होश में ना ला सकी। हेड मास्टर, असातिज़ा और तलबा सभी शिकवा को ना दिखाई देते हैं। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा क्या तफसीलात है? मैं मौजूद हूँ लिया के नवाही इलाका चक नंबर 152 के अंदर। यहाँ पर मौजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 152 जो है इसको 1.5 साल कबल हाई स्कूल के तौर पर यहाँ पर इसको दर्जा दिया गया, प्रमोट किया गया, लेकिन इसमें सूरत हाल ये कि यहाँ पर जो क्लास रूम मौजूद थे, दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था वो उसी एक मिडिल स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी लिहाज से मौजूद है। इस वक्त अगर बात की तो यहाँ पर जो मिडिल स्कूल के जो क्लास रूम थे उनमें से 4 जो क्लास रूम है मिडिल क्लास के वो खस्ता हाल हो चुके हैं। उनकी मैं मौजूद क्लास रूम के अंदर कुछ तालिब इल्म मौजूद उनसे बात भी करते हैं। बेटा क्लास रूम की छतें कैसी हैं और कैसे डर तो नहीं लगता आपको? नहीं, डर तो बहुत लगता है। छतों की हालत बहुत खराब है। क्या मुतालबा है आपका, बनाई जाए? नहीं बनाई जाए ताकि आप पढ़ सकें सही। आप जी नहीं सही पढ़ सकें, डर ना हो। जी बिल्कुल, बच्चों का यही कहना है कि छतें जो है खस्ता हाल हैं और फौरी तौर बनाई जाए ताकि उनको पढ़ाई के दौरान मुश्किल पेश ना आए। हेडमास्टर साहब भी मौजूद हैं। सर इतनी खस्ता हाल हो चुकी है तो इस वजह से क्या कहेंगे और क्या मुतालबा है सर? ये हम जो है महकमा को कई बार लिख चुके हैं, लेटर्स भी लिखे हैं, उनको बताया भी है, ज़बानी तौर पर भी बताया, मीटिंग में भी बताते रहते हैं। तो फंड्स की कमी का मसला है, तो इस हवाले से फिर एक दफ़ा गुजारिश है आपके थ्रू कि वो छतें जो हैं वो उनको बनवाया जाए, रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि ये 30 साल हो गए हैं इसको बने हुए, तो ये तकरीबन अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। तो ऊपर से ये जो गिरते रहते हैं इनसे चोटें भी लगती हैं बच्चों को, तो गुजारिश यही है कि इसको। जी बिल्कुल, हेडमास्टर साहब का भी यही कहना है कि जो छतें हैं वो उनकी हालत जो है बेहतर ना होने वजह से रोज जो यहाँ पर अगर बात की तो। शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। बात करेंगे ईद मिलाद-उन-नबी की तैयारियों के हवाले से। भक्कर में भी ईद मिलाद-उन-नबी की तैयारियां रूज पकड़ चुकी हैं। बाजारों में तबरक अशिया की खरीदारी करने वालों का रश बढ़ चुका है। आशिकान रसूल झंडे बैजेस की खरीदारी में मसरूफ है। मजीद बात करेंगे असलम बलोच से। असलम बताइएगा। सरकार की आमद मरहबा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा। जगह जगह जो है वो मुतबरक एशिया के स्टॉल भी लग गए हैं। हजूर की आमद के मौके पर जो है वो इंतज़ामी अमूर जहाँ इंतज़ामात किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो आशिकान रसूल हैं वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर अपने घरों को सजा रहे हैं, मसाजिद को सजा रहे हैं, बरकी कैमकुमों से जो है वो मसाजिद को भी रोशन कर रहे हैं, घरों को रोशन कर रहे हैं। तो साथ साथ खरीदारी में भी मसरूफ़ हैं। कोई हजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निलैन मुबारक का जो है वो बैजेस खरीद कर रहा है, तो कोई यहाँ पे जो है वो मफरल खरीद कर रहा है, तो कोई यहाँ पे कैप खरीद कर रहा है। इसके साथ साथ जो है वो जगह जगह पे जो स्टॉल हैं वो लगे हुए हैं। लोग खरीदारी में मसरूफ़ हैं, बच्चे भी मसरूफ़ हैं, इंतज़ामिया भी अपनी तरफ से इंतजामात कर रही है, तो खरीदार भी बेहद खुश हैं। इनसे जानते हैं कि आप क्या खरीद कर रहे हैं, किस तरह हजूर की आमद के मौके पर आप इंतजामात कर रहे हैं, किस तरह आप जो है वो जश्न मना रहे हैं। जैसे कि मिलाद का महीना है, हजूर पाक की आमद है और हम मिलाद भी अटेंड कर रहे हैं और बच्चों के लिए ख़रीदारी भी कर रहे हैं, और दोपहर के वक्त या रात के वक्त जिधर भी मिलाद होती है हम उधर जाते हैं, शिरकत करते हैं सवाब की नीयत से, और बच्चों के लिए ख़रीदारी भी करने आए। क्या लिया आपने? झंडा और बैज, झंडियाँ और बैजेस भी ले रहे हैं लोग जो है वो मिलाद मनाने के लिए, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद मुस्तफ़ा आका रहमतुल आलमीन की खुशियाँ मना रहे हैं और तैयारियां जा रही हैं। बहुत शुक्रिया असलम, आपने अपडेट किया और इसी के साथ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।